हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के बारे में जानेंगे, जो गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन और आर्टिकल 22 के महत्वपूर्ण प्रावधान, वो भी आसान भाषा में। तो बने रहे हमारे साथ। आज की वीडियो में पढ़ने वाले अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। परिचय। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान में गिरफ्तारी यानी अरेस्ट पर्सन और निरोधक यानी डिटेंशन से संबंधित अधिकार प्रदान करते हैं। यानी जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा या उसकी नजरबंदी की जाएगी तो उसे कौन कौन से संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। तो हमने जो अनुच्छेद 21 है उसमें हमने जीवन और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में हमने पढ़ा थे। उसमें हमारे जीवन जीने के जो भी अधिकार थे, जो भी हमें आवश्यकताएं थी, वो सभी उसमें सम्मिलित थी। और उसके साथ साथ व्यक्ति की कौन कौन सी संवैधानिक बाय बर्थ जो भी हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं वो हैं। ठीक है, हम उसके बारे में हमने पढ़ा था। न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने स्टेट ऑफ एमपी बनाम शोभाराम AIR 1966 में निर्णय देते हुए बंदी व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में कहा कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 एक ही अर्थ में साथ साथ चलते हैं। ठीक है, यानी दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पहले हमने जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी वो सभी लोगों के लिए थी, और अब जो हम अनुच्छेद 22 पढ़ रहे हैं वो उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें जो भी अरेस्ट किया जाता है या उन्हें किसी भी नजरबंदी यानी प्रिवेंशन में रखा जाता है, उनके लिए जो संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त प्रदान किए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये निर्धारित करके कि ये दो हक किसी भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही लिए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 21 ये संकेत नहीं करता है कि वे कानून क्या होना चाहिए। ठीक है, और ना ही अनुच्छेद 22 ऐसा कहता है। अनुच्छेद 22 निसंदेह एक प्रकार के अनुच्छेद 21 के उद्देश्य को विकसित करता है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारियां दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली है सामान्य दंड विधि के अधीन, दूसरी है निवारक निरोध विधि के अधीन। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारियों से संबंधित है और उस प्रक्रिया को स्थापित करते हैं जिसका पालन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय किया जाना चाहिए। यानी जब भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी या मजिस्ट्रेट कोई आदेश देगा तो उस समय उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होंगे और गिरफ्तारी के वक्त उस गिरफ्तार करने वाले व्यक्तियों को किन किन आधारों पर किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा उसके बारे में। तो अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 तथा 7 निवारक निरोध विधि यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत गिरफ्तारी से संबंधित है और उस प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं जिनका पालन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय किया जाना चाहिए। यानी जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं का पालन करेगी पुलिस, ये चीजों को ध्यान दिया जाएगा। तो ये आज हम उन्हीं के बारे। प्रोटेक्शन टू द पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य विधि के अधीन व्यक्ति की गिरफ्तारी से संरक्षण। तो पहले है यानी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने के अधिकार। तीसरा है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। फोर्थ, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हिरासत में नहीं, यानी किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके लिए मजिस्ट्रेट की आदेश या अनुमति होनी चाहिए, तभी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाता है। ठीक है, अब इनको हम 4 पॉइंट जो है इनको हम डिटेल से समझते हैं। पहला है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, राइट टू नो द कॉजेस ऑफ अरेस्ट। अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को बंदी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र बताने का आदेश देता है। यानी अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, उन कारणों को जानने का अधिकार रखता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जाकर सीधे उसे गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस को ये बताना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसने ऐसा क्या कार्य किया है, ये कौन सा अपराध किया है। ठीक है, यदि गिरफ्तारी के कारणों को देर से दिया जाता है तो उसका पर्याप्त कारण भी होना चाहिए। ठीक है, यानी लेट अगर उसे बताया जा रहा है तो उसको कोई रीजन होना चाहिए। बंदी को जमानत पर छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी उसका गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। यानी किसी व्यक्ति को जमानत पे छोड़ा जाता है तब भी उसे यह अधिकार होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया था। ठीक है,
क्योंकि बिना गिरफ्तारी के कारणों को जाने हुए कोई भी बंदी व्यक्ति अपने बचाव को अच्छी तरीके से तर्क भी पेश नहीं कर सकता है। जब तक कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया, तो वो अपने वकील को क्या बताएगा और क्या वकील उसके पेपर तैयार करेगा जमानत के, ठीक है। यानी उसे बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना वकील को। तो बचाव पक्ष अपने बचाव के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को एक वकील करना होगा जिस जो उसके बचाव के लिए तैयारी करेगा, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए गिरफ्तार व्यक्ति को कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसका रीजन क्या है। सेकंड है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, राइट टू बी अ डिफेंडेड बाय द एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस। प्रत्येक बंदी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वे अपना बचाव करने के लिए अपने पसंद का वकील करे। हुसन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य AIR 1979 में यह निर्णय दिया गया था कि प्रत्येक सिद्ध दोष व्यक्ति को जो गरीबी या किसी अन्य कारण से अपने बचाव के लिए वकील नियुक्त नहीं कर सकता है, उसे निशुल्क कानूनी सहायता पाने का संवैधानिक अधिकार है। यानी किसी व्यक्ति के पास में अगर इतनी क्षमता नहीं है कि वो वकील को अपॉइंट कर सके, ठीक है, वकील कर सके, तो उसे निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। यानी कानून के द्वारा उसे एक निशुल्क वकील दिया जाएगा जो उसके लिए केस लड़ेगा, उसकी सहायता करेगा, ठीक है। ये व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार होता है, ठीक है। उसे लीगल एड कहा जाता है। कोर्ट के अंदर हर एक कोर्ट के अंदर एक लीगल एड होती है जिसके अंदर उस व्यक्ति को जो कि वकील नहीं कर सकते हैं उन्हें वहां कोर्ट द्वारा ही वकील अपॉइंट किया जाता है। अन्यथा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने के कारण परीक्षण अवैध हो जाएगा ये, ठीक है। जो जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो यही है कि व्यक्ति को अपने बचाव का अधिकार है। थर्ड है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, राइट टू बी आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। बंदी बनाए जाने के बाद यात्रा का समय निकाल कर, ठीक है, उसे 24 घंटे के भीतर किसी के पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यानी जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे कारण बताना होगा। उसके बाद में जो उसके घर से या जिस भी जगह से उसे गिरफ्तार किया गया वहां से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का जो समय है उसे निकाल कर, ठीक है, उसे नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो 24 घंटे होते उसके गत उस व्यक्ति को किसी भी मजिस्ट्रेट को आसपास मजिस्ट्रेट है उसके उसके सामने पेश किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि इस व्यक्ति को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। गणपति केशव बनाम नफीसुल हुसैन AIR 1954 में किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। फोर्थ है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हिरासत में नहीं। यहाँ किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध यानी डिटेन रखने का यानी हिरासत में रखने की आवश्यकता हो तो वहां उसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश लेना आवश्यक होता है, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है 24 घंटे से ज्यादा तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट का आदेश की आवश्यकता होती है। दोनों में अंतर यह है कि पहले में निरुद्ध व्यक्ति पुलिस की हिरासत में रहता है और दूसरे में न्यायालय के हिरासत में, ठीक है। यानी पहले जो होता है जब 24 घंटे के अंदर होता है वो पुलिस की हिरासत में होता है, ठीक है। पहले में जो होता है उसे व्यक्ति पुलिस की हिरासत में रहता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार में उसे रखा जाता है, जब परमिशन मिल जाती है मजिस्ट्रेट से, तब उसे न्यायालय की हिरासत में रखा जाता है, ठीक है। CBI बनाम अनूप जे कुलकर्णी 1992 में ये निर्णय दिया गया था कि जब भी किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट उन्हें 15 दिन की पुलिस हिरासत में यानी अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकता है, ठीक है। 15 दिन से ज्यादा हिरासत में पुलिस नहीं रह सकती। अगर उन्हें उससे ज्यादा रखना है तो उन्हें फिर परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से जाकर। 15 दिन की समाप्ति के बाद उन्हें केवल न्यायिक अभिरक्षा में ही रखा जा सकता है, पुलिस अभिरक्षा में नहीं। यानी उसे 15 दिन के बाद में उस व्यक्ति को किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, उसे जेल में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसे न्यायिक अभिरक्षा बोलते हैं, ठीक है। यदि अन्वेषण यानी जांच 90 या 60 दिन में पूरी नहीं होती है, यानी किसी भी इन्वेस्टिगेशन को अगर 90 दिन या 60 दिनों के अंदर पूरा नहीं किया जाता है तो अभियुक्त यानी जो आरोपी होता है उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यानी अगर 90 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर 90 से 60 दिनों के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की जो विरुद्ध आरोप लगा है उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो उस व्यक्ति को जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सामान्य विधि द्वारा छीन लिया गया है, ठीक है।
अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है, बंदी को तुरंत गिरफ्तारी के कारणों को सूचना दी जानी चाहिए। तब दूसरा है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने और सफाई देने का अवसर भी मिलना चाहिए। तीसरा है, बंदी को बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। चौथा है, यदि किसी बंदी को 24 घंटे से अधिक रोकना है यानी उनको हिरासत में रखना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से आदेश भी लेना पड़ता है। अब जो उपरोक्त लक्षणों के उल्लंघन के फलस्वरूप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी असंवैधानिक होगी तो न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में बंदी व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दे सकती है। यानी हमने जो ऊपर पढ़े हैं पॉइंट्स चारों, अगर उसके जो वो जो चारों हैं नियम, अगर उसका पुलिस द्वारा या किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसे तत्काल ही रिहा कर दिया जाएगा। अब इसका अपवाद देखते हैं यानी एक्सेप्शंस। किंतु उक्त आधारों पर किसी निवारक निरोध यानी प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत बंदी व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सकता है, और दो, ना ही किसी विदेशी शत्रु को रिहा किया सकता है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि यानी जो व्यक्ति पहले से बंदी हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर लागू नहीं होगा और ना ही किसी विदेशी शत्रु के ऊपर ये नियम चारों लागू होंगे। ठीक है, यानी जो व्यक्ति पहले से गिरफ्तार है उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे। यदि किसी विदेशी शत्रु ने, ठीक है, विदेशी शत्रु है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है तो ना ही उसके ऊपर भी ये चारों नियम लागू नहीं होंगे। निवारक निरोध विधि के अधीन यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध क्या है? तो भारतीय संविधान में निवारक निरोध पदावली की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। निवारक निरोध तात्पर्य ऐसी विधि से है जो व्यक्तियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। उसका उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति को आरोप लगाकर दंड देना ना होकर उन्हें अपराध से रोकना होता है। ठीक है, यानी व्यक्ति को एक उसमें हिरासत में रखा जाता है ताकि वो आगे कोई ऐसी अनैतिक गतिविधि ना कर सके। अब इन दोनों में हम अंतर देखते हैं कि निवारक निरोध और दंडिक निरोध में क्या अंतर होता है। निवारक गिरफ्तारी और दंडात्मक गिरफ्तारी में निम्नलिखित बातों में अंतर है। पहला है निवारक शब्द दंडात्मक शब्द का विलोम है। ठीक है, निवारक मतलब होता है किसी व्यक्ति को रोकना और दंडात्मक होता है किसी व्यक्ति को दंड के रूप को देना। ठीक है, तो निवारक व्यक्ति का उद्देश्य दंड देना नहीं होता बल्कि अपराध करने से रोकना होता है, जबकि दंडात्मक गिरफ्तारी निरुद्ध व्यक्ति दंड देने के उद्देश्य से की जाती है। यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे दंड देने के लिए किया गया है। ठीक है, और निवारक गिरफ्तारी ऐसी होती है कि उस व्यक्ति को दंड करने से रोकना। ठीक है, कि निवारक गिरफ्तारी का उद्देश्य ये होता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। दूसरा है, निवारक निरोध में निरुद्ध व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है। यानी उस व्यक्ति को गिरफ्तार तो किया जाता है लेकिन उसमें कोई अपराध नहीं लगाया जाता। जबकि तो दंडिक निरोध में निरुद्ध व्यक्ति पर किसी अपराध किए जाने के आरोप लगाकर उसका परीक्षण यानी ट्रायल कराया जाता है दंड देने के लिए। ठीक है, थर्ड है, निवारक निरोध में निरुद्ध व्यक्ति को यानी गिरफ्तार व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर ऐतिहासिक तौर पर गिरफ्तार किया जाता है ताकि वह निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपराध ना कर सके। इसके विपरीत दंडात्मक निरोध में निरुद्ध व्यक्ति को निश्चित अपराध किए जाने पर दंड देने के उद्देश्य से निरुद्ध किया जाता है और उसे केवल संदेह के आधार पर नहीं बल्कि युक्त आधारों पर गिरफ्तार किया जाता है। यानी उसने किसी को अगर मारा है, ठीक है, तो यानी उसने मान लो उसने है जिस पर लग रहा है कि वो अपराध कर सकता है, ठीक है, वो किसी की हत्या कर सकता है तो उसे पहले से गिरफ्तार किया जाता है, कर दिया जाता है ताकि वो एक ऐसा कभी कार्य करे नहीं। ठीक है, तो उसे कहते हैं निवारक निरुद्ध व्यक्ति। और अगर किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए गिरफ्तार किया गया है तो वो उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया है, अपराध को कर दिया है, अब उसको को दंड देने के लिए गिरफ्तार किया गया, उसमें अब ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद में उसको सजा सुनाई जाएगी और उसे फिर पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। ठीक है, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध संवैधानिक उपचार यानी कौन कौन से संविधान के द्वारा उन्हें उपचार मिले हैं। तो अनुच्छेद 22 उपधारा 4 से 7 तक निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को 3 प्रकार के संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं। पहला है, सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन। किसी भी व्यक्ति को 2 माह से अधिक के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड उक्त अवधि की समाप्ति से पहले ही ये रिपोर्ट ना दे दे कि निरोध पर्याप्त कारण विद्यमान है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को 2 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, और उसको तब तक उसे सलाहकार जो बोर्ड बनाया गया है उसका काम ये होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो ठीक है, नहीं पाया जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। सलाहकार बोर्ड का निर्माण हाई कोर्ट की सलाह से किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि उच्च न्यायालय का
कार्यरत न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्य जो कि उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं या रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे। किंतु यदि बोर्ड ये रिपोर्ट देता है कि निरोध का उचित कारण नहीं है तो सरकार निरोध का आदेश रद्द भी कर सकती है, ठीक है, यानी उसकी गिरफ्तारी रद्द कर सकती है। इस प्रकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 अब 2 प्रकार के निरोध का प्रावधान करता है। पहला है विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन अधिकतम 2 माह तक निरोध यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और सेकंड है 2 माह से अधिक का निरोध बशर्ते कि सरकार सलाहकार बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट दी गई हो कि उसकी राय में निरोध किए गए पर्याप्त कारण है, यानी उसको जो है डिटेंशन में रखने का पर्याप्त रीजन दिए हैं, ठीक है। सलाहकार बोर्ड की ये राय कार्यपालिका के मनमाने पर के खिलाफ है, एक संरक्षण है, ताकि यदि बोर्ड यह निर्णय देता है कि निरोध का कोई औचित्य नहीं है तो निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा। यानी अगर उसको ऊपर लगे हुए जो इल्जाम है वो उसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं, वो निर्दोष पाया जाता है तो उसे वैजित बरी कर दिया जाएगा। संसद खंड 4 के अधीन सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। खंड 7 के अनुसार संसद कानून द्वारा ये निर्धारित करेगी कि किसी भी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितने अधिकतम अवधि तक के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रख सकते हैं। इसके अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की राय लेना आवश्यक नहीं है बशर्ते उक्त विधि में निरोध की सीमा निश्चित हो, ठीक है। जैसे पहले में तो 2 महीने की सीमा निश्चित की थी, दूसरे में सीमा बढ़ाने के लिए भी देखा जाता है कि उन्हें कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है और नहीं बढ़ाई जा सकती है कहाँ तक, ठीक है। सेकेंड है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। तो निरोध आदेश जारी करने वाले अफसर को गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्र ही गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देनी चाहिए। ये कारण स्पष्ट और बोधगम्य होने चाहिए, ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई किस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, अर्थात वे ऐसी भाषा में हो जिससे निरुद्ध व्यक्ति समझता हो। अब सामने वाले को मान लो गिरफ्तार करने जा रहा है, पुलिस उसे इंग्लिश में समझा रही है, उसे इंग्लिश आती नहीं है, तो उसे रीजन कैसे पता चलेगा, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पुलिस को गिरफ्तार करने के टाइम पर सामने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने किए जाने वाले व्यक्ति को उसी की भाषा में समझाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। नैनमल प्रतापमल बनाम भारत संघ 1982 में निरुद्ध व्यक्ति यानी बंदी या गिरफ्तार व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में गिरफ्तारी के कारणों को लिखकर दिया गया था, जबकि ये मालूम था कि वे अंग्रेजी नहीं जानता है। इन तथ्यों पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि चूंकि अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 5 में वर्णित शर्तों का उचित रूप से पालन नहीं किया गया है, अतः निरोध अवैध है, यानी उनकी जो गिरफ्तारी थी उसे इनलीगल बता दिया गया था। दूसरी शर्त यह है कि जो आधार बताए जाएं वे निरोध आदेश देते समय मौजूद भी होने चाहिए। निरोध आदेश के आधार पर कोई भी अंश ना तो छुपाया जा सकता है और ना ही कोई नया आधार जोड़ा सकता है, यानी उनको क्लियर बताना चाहिए कि आपको क्या आधार है, क्या रीजन है, कोई ठोस तथ्य है, किस आधार पर आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। संक्षेप में निरोध के आधार और उद्देश्य के बीच में जिनकी विधायिका निवारक निरोध कानून पास करके पूरा करना चाहती है युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। यदि कारण अस्पष्ट और असंगत है तो गिरफ्तारी अवैध की जा सकती है, ठीक है। अब थर्ड है अभ्यावेदन करने का अधिकार, यानी राइट टू रिप्रेजेंट। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 में यह निर्णय दिया गया था कि निरोध प्रकट करने के लिए प्रयुक्त प्रलेख सामग्रियां निरोध के आधार के आवश्यक भाग होते हैं, अतः उन्हें निरोध का आधार साथ साथ दिया जाना चाहिए। उन्हें प्रलेख या सामग्री के बाद में दी जाती है तो निरुद्ध व्यक्ति अपना अभ्युवेदन कारगर ढंग से पेश नहीं कर सकता है। इसमें निरोध गैर कानूनी होता है, यानी कोई भी लेटर दिया जा रहा है या कोई भी इसे पता चल रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तो प्रॉपर होना चाहिए और उन्हें पहले देना चाहिए। अगर वो बाद में दिया जाता है तो जो उनकी गिरफ्तारी होगी वो इलीगल हो जाएगी। MH हॉस्कार्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सिद्ध दोष व्यक्ति को अपील दायर करने का मूल अधिकार है, ठीक है। यानी उसको मौलिक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने बचाव में अपील दायर कर सकता है, ठीक है। और उसे निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त पाने का अधिकार भी है, ठीक है। यानी उसके पास अगर वकील नहीं है तो वो वकील भी हायर कर सकता है बाय द कोर्ट। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे अपने वकील से मिलने और अदालत में अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
इससे संबंधित है केस लॉ। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार, AIR 1989 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी सहायता अनुच्छेद 21 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइट टू रिप्रेजेंट का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु स्वयं या वकील के माध्यम से अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अनुच्छेद 23-24 हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।